क्या आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक के खिलाफ भी हमारा कवच बन सकते हैं? सोचिए, एक ताकतवर जमींदार या कोई साहूकार, क्या संविधान हमें इनसे भी बचाता है? ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये अधिकार सिर्फ सरकार की ताकत पर लगाम कसने के लिए हैं, लेकिन आज हम संविधान के इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे और उन 3 सुरक्षा कवचों को समझेंगे जो हमें दिए गए हैं। बिल्कुल सही कहा। ये 3 कवच हैं जो हर नागरिक को मिले हैं। पहला कवच हमारे शरीर और श्रम के शोषण के खिलाफ। दूसरा कवच हमारी आत्मा, हमारी आस्था और विश्वास के लिए। और तीसरा कवच हमारी पहचान और हमारी संस्कृति के लिए। आज हम इन तीनों कवचों की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी कहां-कहां जाल बिछाकर परीक्षार्थियों को फंसाने की कोशिश करता है। तो चलिए पहले कवच से शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23। यहां आते ही 3 भारी भरकम शब्द मिलते हैं: मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी। ये शब्द सुनने में तो बहुत पुराने लगते हैं, जैसे पुरानी जमींदारी कहानियों का हिस्सा हो। क्या आज के समय में भी ये उतने ही रिलेवेंट हैं? इनका रूप कैसे बदला है? सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि शब्द पुराने हैं लेकिन शोषण के तरीके नए हो गए हैं। इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है मानव तस्करी यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है। इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को वस्तु की तरह इस्तेमाल करना, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा और गुलामी जैसी हर चीज शामिल है। ये इंसान को बिकाऊ माल बनाने वाली हर प्रथा पर रोक लगाता है। अच्छा, और बेगार, इसका क्या मतलब है? खूब करते थे, आज इसका रूप बदल गया है। सोचिए, किसी से इंटर्नशिप के नाम पर बिना पैसे दिए महीनों तक पूरा काम करवाना, ये भी एक तरह का आधुनिक बेगार ही है। और तीसरा, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। इसका मतलब है किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, चाहे दबाव शारीरिक हो, कानूनी हो या फिर आर्थिक। जैसे किसी ने कर्ज लिया और अब उसे चुकाने के लिए मजबूरन काम करना पड़ रहा है। और यही पर वो बात आती है जिसने मुझे शुरू में चौंका दिया था, जिसे हमारे नोट्स में लक्ष्मीकांत ट्रैप कहा गया है कि ये अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है। ये बात इतनी खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग मौलिक अधिकारों को सिर्फ सरकार की ताकत पर एक लगाम की तरह देखते हैं। लेकिन संविधान बनाने वाले बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि शोषण सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज के ताकतवर लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 23 को जानबूझकर इतना व्यापक बनाया गया कि ये हर तरह के शोषण से बचा सके, चाहे वो राज्य कर रहा हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति। ये यूपीएससी का पसंदीदा जाल है क्योंकि ये आपकी समझ की गहराई को परखता है। ये तो सच में एक अहम मोमेंट है। संविधान सिर्फ शासक से नहीं, समाज से भी हमारी रक्षा करता है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? क्या कभी सरकार किसी से बिना पैसे के काम करवा सकती है? पैसे दिए भी काम करवा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। ऐसा करते समय राज्य धर्म, जाति, वंश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये देश सेवा का मामला है, शोषण का नहीं। तो अनुच्छेद 23 हर व्यक्ति को शोषण से बचाता है, लेकिन संविधान बनाने वालों को और ये भी पता था कि समाज का एक हिस्सा ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, हमारे बच्चे। और शायद इसीलिए उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए एक अलग और मजबूत अधिकार बनाया, जो है अनुच्छेद 24। एकदम सही ट्रांजिशन। ये एक कहानी की तरह है। अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए एक स्पेशल सुरक्षा कवच है। संविधान के मूल नियम ने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक है। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या जाल? मूल संविधान ने हर तरह के बाल श्रम पर रोक नहीं लगाई थी, सिर्फ खतरनाक कामों पर रोक थी। जो काम खतरनाक नहीं थे, जैसे किसी दुकान पर छोटा मोटा काम करना, उनकी अनुमति थी। ये उस समय की सामाजिक आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हुआ, ये कवच और मजबूत होता गया। तो ये नियम और सख्त कब हुए? नोट्स में 2006 और 2016 के अपडेट्स का जिक्र है। 2006 में एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में या ढाबों, होटलों और स्पा में काम करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया
और फिर 2016 में कानून का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया। अब ये सिर्फ 14 साल से कम के बच्चों की ही नहीं बल्कि 14 से 18 साल के किशोरों की भी बात करता है और उनके लिए भी खतरनाक कामों पर रोक लगाता है। ये दिखाता है कि कानून समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। बेहतरीन। तो ये था हमारा पहला कवच जो हमें शारीरिक शोषण से बचाता है। अब आते हैं दूसरे कवच पर जो हमारी आत्मा और आस्था की रक्षा करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नोट्स में अनुच्छेद 25 के लिए एक बहुत बढ़िया निमोनिक है, CPPP। हाँ, ये निमोनिक परीक्षा हॉल में जिंदगी बचा सकता है। CPPP का मतलब है अंतरात्मा, कॉन्शियंस, मानना, प्रोफेस, आचरण, प्रैक्टिस और प्रचार, प्रोपगेट। ये अधिकार हर व्यक्ति को, और ध्यान दें सिर्फ नागरिक नहीं, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसके बारे में बताने की आज़ादी देता है। ये व्यक्तिगत आज़ादी है, जबकि अनुच्छेद 26 वो सामूहिक या समूह के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो CPPP पर वापस आते हैं। इसमें जो आखिरी P है, प्रोपोगेट यानी प्रचार करना, यही सबसे बड़ा विवाद और UPSC का सबसे पसंदीदा सवाल छिपा है। क्या प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण कराने का अधिकार भी शामिल है? बिल्कुल नहीं। और ये वो कन्वर्जन ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे छात्र फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रचार का मतलब है अपने धर्म के सिद्धांतों के बारे में दूसरों को बताना, उनका प्रसार करना। लेकिन जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर किसी का धर्मांतरण कराना दूसरे व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो उसे भी अनुच्छेद 25 के तहत ही मिली है। आपका अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां से दूसरे का अधिकार शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महीन रेखा होगी, है ना? कोई कैसे तय करेगा कि ये प्रचार था या जबरदस्ती धर्मांतरण? अदालतों के लिए ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होता होगा, बहुत मुश्किल। और इसीलिए ये अदालतों में सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दों में से एक है। लेकिन परीक्षा के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रचार का अधिकार है, धर्मांतरण कराने का नहीं। नोट्स में 2 और छोटी मगर मोटी बातें हैं। कृपाण धारण करना सिख धर्म के पालन का अंग माना गया है, और जब संविधान हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके तहत सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल माने जाते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं। समझ गया। अब आते हैं अनुच्छेद 26 पर, जो समूहों के अधिकारों की बात करता है। एक धार्मिक संप्रदाय मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन किसे माना जाएगा? क्या इसका कोई टेस्ट है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 शर्तें रखी हैं और तीनों पूरी होनी चाहिए। पहला, व्यक्तियों का एक समूह हो जिनकी एक साझी विश्वास प्रणाली हो। दूसरा, उनका एक साझा संगठन हो। और तीसरा, उनका एक विशिष्ट नाम हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो उसे एक धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा और उसे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संपत्ति रखने जैसे अधिकार मिलेंगे। तो नोट्स के उदाहरणों के हिसाब से रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग इस टेस्ट को पास करते हैं, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी नहीं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग की अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं, संगठन और नाम है, लेकिन अरविंदो सोसाइटी को एक दार्शनिक और सांस्कृतिक संगठन माना गया, न कि एक नया धर्म या संप्रदाय। ये उदाहरण याद रखना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी अब सीधे केस स्टडी पर सवाल पूछने लगा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 27 और 28। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है टैक्स और फीस में। इसे ऐसे समझिए, टैक्स एक जनरल कलेक्शन है, जैसे एक बड़े तालाब में पानी भरना, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन फीस एक विशेष सुविधा के लिए है, जैसे अगर सरकार हज यात्रा के लिए सुरक्षा या सफाई जैसी सुविधा देती है तो वो उसके लिए एक छोटी फीस ले सकती है। धर्म को बढ़ावा देना तालाब भरने जैसा है, जिसकी मनाही है, लेकिन तीर्थयात्रियों को सुविधा देना एक विशेष सेवा है जिसकी अनुमति है। क्या बात है, ये एनालॉजी तो कमाल की है। अब अनुच्छेद 28, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा। ये थोड़ा जटिल लगता है। इसमें 4 तरह के संस्थान हैं। इसे 4 भागों में तोड़ते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। पहला,
जो संस्थान पूरी तरह से सरकारी फंड से चलते हैं, जैसे सरकारी स्कूल, यहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड। ओके, पूरी तरह प्रतिबंधित। दूसरा, जो संस्थान राज्य द्वारा प्रशासित हैं लेकिन किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित हुए हैं, जैसे कोई पुराना मदरसा या संस्कृत विद्यालय जिसे अब सरकार चला रही है, यहाँ धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, परमिटेड। तीसरा और चौथा, जो संस्थान राज्य से सिर्फ मान्यता प्राप्त है या सहायता प्राप्त करते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल, यहाँ धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक है, वॉलंटरी। मतलब छात्र या उसके माता पिता की सहमति जरूरी है। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो नोट्स में लिखी है कि नाबालिगों के मामले में उनके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। एकदम सही। बिना माता पिता की सहमति के किसी नाबालिग को धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है। बेहतरीन। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी कवच पर, जो हमारी संस्कृति और पहचान से जुड़ा है। और यहाँ भी बहुत बड़ा एग्जामिनर ट्रैप है, अनुच्छेद 29। क्या ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है? नहीं, और यही 90% छात्र गलती करते हैं। अनुच्छेद की शब्द है नागरिकों का कोई भी वर्ग, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ किया है कि इसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं। यह अधिकार हर उस वर्ग को है जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मैं एक बार एक सेमिनार में थी जहां किसी ने पूछा कि क्या बेंगलोर में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोग, जो वहां बहुसंख्यक हैं, अपनी लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए अनुच्छेद 29 का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये अधिकार हर किसी के लिए है। ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है। तो फिर अनुच्छेद 30 जो इसके ठीक बाद आता है, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात क्यों करता है? हाँ, अनुच्छेद 30 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और ट्रैप है। ये सिर्फ दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात करता है, धार्मिक मतलब रिलीजियस और भाषाई मतलब लिंग्विस्टिक। इसमें सांस्कृतिक या नस्लीय अल्पसंख्यक शामिल नहीं है। यूपीएससी आपको ऑप्शन में सांस्कृतिक अल्पसंख्यक देकर फंसा सकता है। और एक सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हमारे संविधान ने अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द को कहीं परिभाषित ही नहीं किया है। ये कैसे हो सकता है? इतना जरूरी शब्द और उसकी कोई परिभाषा नहीं। सही कहा, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसे परिभाषित नहीं किया, इसे समय और संदर्भ पर छोड़ दिया गया। ये एक लचीलापन है। तो अगर अनुच्छेद 29 सभी की संस्कृति को बचाता है, तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को ऐसा क्या खास अधिकार देता है? दोनों में मुख्य अंतर क्या है? इसे साफ साफ समझते हैं। अनुच्छेद 29 एक रक्षात्मक अधिकार है। ये भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 30 एक सकारात्मक अधिकार है। ये अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। अनुच्छेद 29 सबको मिला है, लेकिन अनुच्छेद 30 सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्या यह अधिकार असीमित है? नोट्स में एक शानदार लाइन लिखी है, प्रशासन करने का अधिकार नॉट इक्वल टू कुप्रशासन करने का अधिकार। राइट टू एडमिनिस्टर इज नॉट इक्वल टू राइट टू मैल एडमिनिस्टर। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को पूरी तरह से छूट या फ्री पास नहीं है। राज्य उनके मामलों में कुछ नियम बना सकता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इसे एक संतुलन की तरह देखिए। तो राज्य क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? इसकी सीमा रेखा क्या है? देखिए, राज्य अकादमिक मानकों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े नियम बना सकता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए हम अपने शिक्षकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं देंगे। लेकिन राज्य उनके रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो ये तय नहीं कर सकता कि संस्था का प्रिंसिपल कौन होगा, और ना ही ऐसा कोई नियम बना सकता है जिससे उस संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र ही कमजोर हो जाए। ये तो बहुत ही साफ हो गया। चलिए, परीक्षा से ठीक पहले वाली एक एग्जाम हैकर समरी करते हैं। तीनों कवचों को एक एक लाइन में समेटते हैं। जरूर। पहला कवच अनुच्छेद 23-24, किसी भी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। शोषण पर पूरी तरह रोक। दूसरा कवच अनुच्छेद 25-28, अपने धर्म को मानो, याद रखें CPPP। अपने धार्मिक मामले मैनेज करो, धर्म के नाम पर सरकार को टैक्स मत दो और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के नियमों पर नजर रखो। और तीसरा कवच अनुच्छेद 29-30,
हर भारतीय वर्ग को अपनी संस्कृति बचाने का हक है और धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज चलाने का विशेष अधिकार है। संक्षेप में, शोषण पर प्रतिबंध है, धर्म स्वतंत्र है लेकिन कुछ नियमों के साथ, और अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक अधिकार हैं। बिल्कुल, ये तीनों कवच मिलकर हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन देते हैं। आज की इस पूरी चर्चा के बाद वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है जो आपने बीच में उठाया था। पूछिए। और ये सवाल शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पे मजबूर करेगा। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित क्यों नहीं किया? क्या उन्हें डर था कि इसे परिभाषित करने से समाज में और ज्यादा बंटवारा हो सकता था, क्योंकि तब हर कोई उस परिभाषा में आने की होड़ में लग जाता? या फिर इसे परिभाषित कर देने से अधिकारों की तस्वीर और साफ होती और आज के कई विवाद खत्म हो जाते? इस पर सोचिएगा। सोचिए, अगर आपको सारे मौलिक अधिकार तो दे दिए जाएं, पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, क्या होगा अगर सरकार मान लीजिए बिना किसी कारण आपका इंटरनेट बंद कर दे या पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले? तब तो ये अधिकार बस कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें रह जाएंगी जिनका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल, एक ऐसी कार की तरह जिसमें दमदार इंजन तो है पर उसे चलाने के लिए कोई चाबी नहीं है। पूरी तरह से बेकार। एकदम, क्योंकि बिना गारंटी के अधिकार तो बस एक खोखला वादा है। सही बात है। और इसीलिए संविधान बनाने वालों ने, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, संविधान में एक ऐसी मास्टर की या कहिए सेफ्टी वॉल्व डाला जिसे उन्होंने कोई साधारण आर्टिकल नहीं बल्कि संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। बिल्कुल, ये है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर के उस मशहूर कथन को ही डिकोड करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो वो आर्टिकल 32 के अलावा किसी और का नाम नहीं लेंगे। इतनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात। ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, इसमें खास ये है कि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सारे मौलिक अधिकारों में जान डालता है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये खुद एक मौलिक अधिकार है। हाँ, जो हर नागरिक को ये गारंटी देता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, चाहे वो समानता का हो, आजादी का हो, कोई भी, तो आप इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का बेसिक फीचर माना है। बुनियादी ढांचा। हाँ, बुनियादी ढांचा, इसका मतलब साफ है। संसद भी संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीन नहीं सकती। ये परमानेंट है। अच्छा, तो ये एक तरह की सुपर पावर है नागरिकों के लिए। मतलब अगर कोई समस्या हो तो जिला कोर्ट फिर हाई कोर्ट की लंबी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे टॉप फ्लोर पर। एकदम सही, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का डिफेंडर और गारंटर कहा जाता है। डिफेंडर और गारंटर? डिफेंडर यानी रक्षक और गारंटर मतलब वो जो गारंटी दे कि आपको आपके अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कीवर्ड्स प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इन नोट्स में दो रास्ते दिखाए गए हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा रास्ता है ही तो कोई हाई कोर्ट क्यों जाएगा? इसमें क्या फर्क है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प और प्रैक्टिकल बात है जिसे समझना जरूरी है। जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किसी के पास भी दोनों रास्ते खुले हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर आपके पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है तो पहले वहां जाना चाहिए। इसे कहते हैं रूल ऑफ एग्जॉशन। रूल ऑफ एग्जॉशन? हाँ, अब ये कोई सख्त नियम नहीं है, बस एक सलाह है। ऐसा क्यों? आप सोचिए, अगर देश में हर कोई अपनी गली की टूटी लाइट की समस्या के लिए भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो कोर्ट बड़े और गंभीर मामलों पर ध्यान कब देगा? सही बात है, सिस्टम जाम हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए ये एक संतुलन बनाने का तरीका है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर सीधे मुकदमों का बोझ ना बढ़े। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये साफ हो गया कि आर्टिकल 32 और 226 दोनों हमें कोर्ट जाने का रास्ता देते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आपातकाल के दौरान ये अधिकार भी निलंबित हो सकता है। हो सकता है। तो इन तीन आर्टिकल्स 32, 226 और 359 में क्या संबंध है? ये चीट शीट काफी काम की लग रही है। जरूर, ये तीनों का रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बताइए। पहला, आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है।
और यहाँ पहला ट्रैप एरिया है, याद रखें, ये खुद एक मौलिक अधिकार है। ओके, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा, आर्टिकल 226, ये हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन और ये दूसरा ट्रैप है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं, ये हाईकोर्ट का विवेकाधीन अधिकार है, डिस्क्रेशनरी पावर। अच्छा, मतलब उनकी मर्जी पर। हाँ। और तीसरा, आर्टिकल 359, ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 32 को निलंबित करने की शक्ति देता है। यानी आपातकाल में संविधान का ये हृदय कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर सकता है। लेकिन 44th संशोधन के बाद आर्टिकल 20 और 21 से जुड़े अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकते, इमरजेंसी में भी नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जो यूपीएससी का पसंदीदा सवाल भी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की लड़ाई। नोट्स कहते हैं कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का दायरा ज्यादा वाइडर यानी व्यापक है। ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी अदालत है। यही तो वो काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। इसे दो पैमानों पर समझना होगा, एक तो उद्देश्य और दूसरा क्षेत्रीय अधिकार। ठीक है, पहले उद्देश्य की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर। हाँ, इसलिए उद्देश्य के मामले में उसका दायरा नैरोअर यानी संकीर्ण है। ओके। जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य उद्देश्य मतलब? अन्य उद्देश्य का मतलब है सामान्य कानूनी अधिकारों का हनन, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। हाँ। अगर उसका हनन होता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं। इसीलिए उद्देश्य के मामले में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वाइडर है। वाह, मतलब उद्देश्य के लिए हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। ये तो सच में उल्टा लगता है। और दूसरे पैमाने यानी क्षेत्रीय अधिकार के मामले में क्या है? यहां कहानी पलट जाती है। क्षेत्रीय अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दायरा वाइडर है। अच्छा। वो भारत में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, चाहे वो दिल्ली में हो या अंडमान में। जबकि हाई कोर्ट सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही ऐसा कर सकता है। तो याद रखने के लिए सिंपल फॉर्मूला, उद्देश्य में हाई कोर्ट बड़ा, क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट बड़ा। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब एक और सवाल, शक्ति के मामले में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? अभी आपने अनिवार्य और विवेकाधीन की बात की थी। बिल्कुल, यहीं पर असली फर्क है। ये अनिवार्य यानी मैंडेटरी बनाम विवेकाधीन यानी डिस्क्रेशनरी का खेल है। ओके। देखिए, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट किसी की याचिका सुनने से इनकार नहीं कर सकता अगर वो मौलिक अधिकार के हनन का मामला है। मना नहीं कर सकता। ये उसके लिए अनिवार्य है। यही चीज उसे मौलिक अधिकारों का असल गारंटर बनाती है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि आर्टिकल 226 एक मौलिक अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट अपने रिट शक्ति का इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है। हाँ, ये उसका विवेकाधीन अधिकार है। वो कह सकता है कि आपके पास कोई और रास्ता भी है, आप वहां जाइए। समझ गई। अब उन 5 ब्रह्मास्त्रों पर आते हैं जिनकी बात हम तब से कर रहे हैं, यानी रिट्स। इनके नाम बड़े मुश्किल लगते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक बहुत मजेदार और आसान निमोनिक है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। Have many people check qualifications. Have many people check qualifications? H से habeas corpus, M से mandamus, P से prohibition, C से certiorari और Q से quo warranto। चलिए एक एक ब्रह्मास्त्र को चलाकर देखते हैं। बिल्कुल। चलिए, पहला है H यानी हेबियस कॉर्पस। ये नाम फिल्मों में बहुत सुना है। इसका असल में मतलब क्या है और ये कब काम आता है? हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। To have the body of? Exactly. ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। इसका मकसद किसी को भी अवैध हिरासत या डिटेंशन से बचाना है। मान लीजिए पुलिस ने किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया, तो उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त इस रिट के तहत कोर्ट जा सकता है। अच्छा। कोर्ट हिरासत में रखने वाले अधिकारी को आदेश देगा कि बंदी को तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए और उसकी हिरासत का कानूनी आधार बताया जाए। हाँ। अगर आधार गलत पाया गया तो कोर्ट उसे तुरंत रिहा कर देगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ पुलिस या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही नहीं, अगर कोई निजी व्यक्ति किसी को बंधक बनाए तो उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
और यही इस रिट की सबसे खास बात है जो परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक है। हेबियस कॉर्पस सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है। अच्छा, ये बहुत यूनिक फीचर है। हाँ, इसे नोट कर लें। ठीक है। अगला ब्रह्मास्त्र M फॉर मैंडमस, इसका क्या मतलब है? मैंडमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं या वी कमांड। वी कमांड। हाँ, ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या निचली अदालत अपना वो कानूनी कर्तव्य करने से मना कर दे जो उसे करना चाहिए। जैसे अगर नगर निगम आपकी गली की टूटी लाइट ठीक नहीं कर रहा है, जो कि उसकी ड्यूटी है, तो आप इस रिट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट उसे अपना काम करने का आदेश देगा। लेकिन इसके अपवाद, एक्सेप्शंस, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। हाँ, अपवाद है तो असली सवाल बनते हैं। तो ये रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती? ये लिस्ट याद रखनी बहुत जरूरी है। ये रिट किसी निजी व्यक्ति या कंपनी, 2 भारत के राष्ट्रपति, 3 राज्यों के राज्यपाल, ओके, और 4 न्यायिक क्षमता में काम कर रहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ये चारों पॉइंट एकदम रट लीजिए। बिल्कुल। अब आते हैं P और C पर, यानी प्रोहिबिशन और सर्चुररी। ये दोनों हमेशा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि दोनों ही अदालतों से जुड़े हैं। इन दोनों को एक साथ समझना ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये जुड़वा भाई जैसे हैं। अच्छा। दोनों का काम निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना है। ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना, टू फॉरबिड। ये कार्रवाई के दौरान जारी होता है। ओके। इसका लॉजिक है इलाज से बेहतर रोकथाम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। जैसे ही कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर केस सुनने लगती है, ऊपरी अदालत उसे रोक देती है। और सर्चुररी का मतलब है प्रमाणित होना। ये फैसला आने के बाद जारी होता है। इसका लॉजिक है कि ये रोकथाम भी करता है और इलाज भी। मतलब प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों। हाँ, ये न सिर्फ निचली अदालत के गलत आदेश को रद्द कर देता है, बल्कि केस को अपने पास मंगवा भी सकता है। अच्छा, तो प्रोहिबिशन सिर्फ रोकता है, जबकि सर्चुररी गलत फैसले को पलट भी सकता है। एक और बात, नोट्स में लिखा है कि 1991 के बाद सर्चुररी का दायरा बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल। पहले ये दोनों रिट्स सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी होती थीं। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्चुररी का दायरा बढ़ाकर अब इसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, अगर उनके फैसले से किसी के अधिकारों पर असर पड़ता हो। ओके। और हाँ, इन दोनों का कॉमन एक्सेप्शन ये है कि ये विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। ठीक है। अब आखिरी ब्रह्मास्त्र Q, क्वो वारंटो। ये सुनने में सबसे रहस्यमयी लगता है। क्वो वारंटो का मतलब है किस अधिकार से, या आपका अधिकार क्या है। बाय व्हाट अथॉरिटी। हाँ, ये रिट किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करती है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है, तो इस रिट के जरिए उससे पूछा जाता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। और अगर वो सही जवाब नहीं दे पाता, तो उसे पद से हटा दिया जाता है। और इसकी सबसे यूनिक बात क्या है? नोट्स में लोकस स्टैंडी का जिक्र है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है केस दायर करने का अधिकार। आमतौर पर कोर्ट वही जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। हाँ, जो पीड़ित हो। बिल्कुल। लेकिन क्वो वारंटो के मामले में ऐसा नहीं है। इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति दायर कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित हो। कोई भी। ये इसकी सबसे अनोखी बात है। बस शर्त यह है कि वो पद सार्वजनिक होना चाहिए, किसी निजी ऑफिस का नहीं। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब अंत में उस लक्ष्मीकांत ट्रैप पर आते हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये एग्जामिनर के पसंदीदा कंफ्यूजन वाले एरिया लगते हैं। बिल्कुल। ये 3 सबसे बड़े धोखे हैं, इन्हें ध्यान से समझें, ये आपके मार्क्स बचा सकते हैं। बताइए। ट्रैप 1, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की एक्सक्लूसिव यानी अनन्य शक्ति है? जवाब है गलत। ये शक्ति हाई कोर्ट के साथ कॉन्करेंट यानी समवर्ती है। ठीक है। ट्रैप 2, क्या सुप्रीम कोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट से वाइडर यानी व्यापक है? जवाब है गलत। उद्देश्य के मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वो कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। एग्जैक्टली। और ट्रैप 3, क्या आर्टिकल 32 किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच की अनुमति देता है? जवाब है गलत। अच्छा, ये अनुमति सिर्फ तब है जब वो कानून सीधे तौर पर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। हर कानून की जांच के लिए आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर इन सभी नोट्स का 10 शब्दों में सार ये है, आर्टिकल 32 वो दिल है जो रिट्स के जरिए अधिकारों को जिंदा रखता है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 32 के बिना मौलिक अधिकार सिर्फ एक भ्रम है, एक कल्पना,
वे असल में अधिकार तभी बनते हैं जब उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका हो। और वो तरीका आर्टिकल 32 है। वही है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का गारंटर है और वो केस सुनने से मना नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, अगर लाखों लोग हर छोटी बड़ी बात के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे तो क्या न्यायपालिका का दम नहीं घुट जाएगा? तो क्या पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह सिर्फ एक विकल्प है, या फिर ये अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था को जाम होने से बचाने के बीच एक जरूरी संतुलन साधने का प्रयास है? इस पर विचार कीजिएगा। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है। हाँ, पूछिए। देखिए, आप और मैं, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट कर सकते हैं, है ना? हम कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है। पर एक आर्मी कर्नल ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या हमारा संविधान, क्या वो वर्दी पहनने वालों के साथ कोई भेदभाव करता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा का, आप कह सकती हैं, केंद्र है। अच्छा। और इसका जवाब भेदभाव नहीं, बल्कि एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। संतुलन? हाँ, एक तरफ है अनुच्छेद 19 जो हम सबको, हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक कवच देता है, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 33 जो देश के अनुशासन और सुरक्षा की तलवार है। कवच और तलवार, वाह। आज हम इसी कवच और तलवार के बीच के संतुलन को समझने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन एकदम साफ है। हम अनुच्छेद 33, 34 और 35 के अंदर जो छिपे हुए नियम हैं उन्हें डिकोड करेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार, जो कभी एक फंडामेंटल राइट था, वो रातों रात एक लीगल राइट कैसे बन गया। और सबसे जरूरी, हम उन जगहों पर रोशनी डालेंगे जहां यूपीएससी का परीक्षक आपको फंसाने के लिए जाल बिछाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अनुच्छेद 33। जब वर्दी संविधान पर भारी पड़ती है तो ये अनुच्छेद 33 आखिर कहता क्या है? अगर मैं इसे सीधे सीधे समझूं तो ये संसद को पावर देता है। हाँ, पावर देता है कि वो सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके सदस्यों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। बिल्कुल। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? हाँ, वही, एक सैनिक को बोलने की आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। जैसे एक स्कूल होता है ना? वहाँ छात्रों को अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने या शोर मचाने की आजादी नहीं होती, ताकि अनुशासन बना रहे, पढ़ाई हो सके। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह देश की सुरक्षा और अखंडता ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए इन बलों में एक खास तरह का अनुशासन, आज्ञाकारिता और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। उनके लिए कर्तव्य पहले आता है। कर्तव्य सबसे पहले, व्यक्तिगत अधिकार बाद में। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब हम सशस्त्र बल कहते हैं तो दिमाग में तो सिर्फ बंदूक लिए सैनिक की तस्वीर आती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मुझे हमेशा यही लगता था कि ये नियम सिर्फ लड़ाई करने वाले सैनिकों के लिए है। क्या इसका दायरा उससे भी बड़ा है? और यहीं पर है पहला यूपीएससी ट्रैप। अच्छा। ये सोचना कि ये सिर्फ लड़ाकू सैनिकों के लिए है एक आम गलती है। असल में इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें नॉन कॉम्बैटेंट्स भी शामिल है, गैर लड़ाकू कर्मचारी। गैर लड़ाकू जैसे सेना में काम करने वाले नाई, रसोइया, मैकेनिक, चौकीदार, यहाँ तक कि जो बूट बनाते हैं वो भी। एक मिनट, एक मैकेनिक भी अपने मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं, और इसके पीछे एक बहुत ठोस तर्क है। सोचे जरा, सीमा पर लड़ाई चल रही है और टैंकों की मरम्मत करने वाला मैकेनिक हड़ताल पर चला जाए और कहे कि ये तो मेरा विरोध करने का अधिकार है। अरे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, टैंक आगे ही नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। या मान लीजिए कोई रसोइया है जो बड़े अधिकारियों के बहुत करीब होता है, वो कोई संवेदनशील जानकारी लीक कर दे तो? बात तो सही है। इसीलिए सेना को एक इंटीग्रेटेड मशीन की तरह देखा जाता है, जहां हर पुर्जा, चाहे वो लड़ाकू हो या गैर लड़ाकू, वो अनुशासन की उसी चेन से बंधा होता है। ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। अब एक और सवाल, ये कानून बनाने की शक्ति आखिर है किसके पास? क्या राज्य सरकारें भी अपनी पुलिस के लिए ऐसे नियम बना सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। केवल संसद? राज्य विधानसभाओं के पास इस मामले में 0 पावर है। और इसकी वजह शायद यूनिफॉर्मिटी होगी, एक रूपता। एकदम सही पकड़ा। कल्पना कीजिए, अगर पंजाब पुलिस के नियम अलग हों
और तमिलनाडु पुलिस के अलग। तो देश की आंतरिक सुरक्षा में कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन बलों के लिए अनुशासन और नियमों में एक रूपता बनाए रखने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है। और सबसे मजबूत बात तो ये है कि अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को, जैसे आर्मी एक्ट 1950 है, हाँ, उसे आप अदालत में इस आधार पर चुनौती दे ही नहीं सकते कि ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट सीधे कह देगा ये संसद का विशेषाधिकार है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। सही, एकदम सही। तो अब अनुच्छेद 33 के अनुशासन से आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 34 की असाधारण स्थिति पर। मार्शल लॉ। हाँ, मार्शल लॉ, यानी वो स्थिति जब सामान्य कानून छुट्टी पर चला जाता है। मार्शल लॉ का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो एक सैन्य तानाशाही वाली तस्वीर आती है। इसका मतलब सैन्य शासन ही है? हाँ, आसान भाषा में इसका मतलब है सैन्य शासन। ये कब लगता है? जब किसी क्षेत्र में विद्रोह, दंगे या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसे नागरिक प्रशासन मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाता, तब सेना को कमान सौंप दी जाती है। हाँ, साधारण कानून सस्पेंड हो जाता है और सैन्य अधिकारी प्रशासन संभाल लेते हैं। सिविल कोड बंद, मिलिट्री लॉ लागू। बाप रे। और यहीं पर संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। क्या? ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। आप पूरा संविधान छान लीजिए, आपको मार्शल लॉ शब्द की परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी। सच में? हाँ, इसका कोई स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं। इसका जिक्र सिर्फ अनुच्छेद 34 में निहित है, मतलब इम्प्लिसिट है। ये दरअसल अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो जब मार्शल लॉ लगता है तो जाहिर है व्यवस्था बहाल करने के लिए बल प्रयोग भी होता होगा, कठोर कदम भी उठाने पड़ते होंगे। बिल्कुल। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी ये कदम उठाते हैं उन पर तो बाद में केस हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इसके लिए संसद के पास एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? हाँ, मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी काम से उन्हें कानूनी सुरक्षा देने के लिए संसद एक विशेष कानून बना सकती है। अच्छा। इसी कानून को तकनीकी भाषा में क्षतिपूर्ति अधिनियम या एक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये एक तरह का गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड हुआ फिर तो। हाँ, बिल्कुल। ये उन अधिकारियों को भविष्य की कानूनी कार्रवाइयों से बचाता है। अब एक बहुत ही जरूरी तुलना पर आते हैं जहां से परीक्षा में सवाल बनना लगभग तय है। बिल्कुल। लोग अक्सर मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। तो इनमें फर्क क्या है? ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है। इसे 4 बिंदुओं में तोड़कर समझते हैं। ठीक है, पहला बिंदु। पहला, अधिकारों का दायरा मतलब स्कोप। मार्शल लॉ सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल एक सुनामी की तरह है। वो मौलिक अधिकारों, केंद्र राज्य संबंधों, राजस्व वितरण, विधायी शक्तियों मतलब देश के पूरे संघीय ढांचे को बदल देता है। पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा बिंदु सरकार की स्थिति को लेके हो सकता है ना? एकदम। मार्शल लॉ में नागरिक सरकार और सामान्य अदालतें वो निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड। शासन सीधे सेना के हाथ में। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में सरकार और अदालतें चलती रहती हैं, बस सारी शक्तियां सिमटकर केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। वाह, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। ये समझना तो बहुत जरूरी है। तीसरा अंतर? तीसरा है भौगोलिक क्षेत्र। मार्शल लॉ आमतौर पर देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लगाया जाता है जहां गड़बड़ी हो। और नेशनल इमरजेंसी? वो पूरे देश या उसके किसी बड़े हिस्से में भी लगाई जा सकती है। और चौथा और आखिरी अंतर? वो है संवैधानिक आधार का। जैसा हमने पहले बात की, मार्शल लॉ संविधान में निहित है, इम्प्लिसिट है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल? वो अनुच्छेद 352 में स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट है। उसके बारे में संविधान में विस्तार से लिखा गया है। अब एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद ये भी एक ट्रैप हो सकता है। पूछिए। क्या मार्शल लॉ लागू होते ही बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस का जो रिट है, हाँ, वो अपने आप निलंबित हो जाता है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा कि हाँ, सैन्य शासन है तो हो ही जाएगा। और यहीं आप गलती कर बैठेंगे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बहुत साफ कहा है कि मार्शल लॉ की घोषणा का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सैन्य शासन के दौरान भी अदालत ये पूछने का अधिकार रखती है कि किसी व्यक्ति को किस आधार पर और क्यों हिरासत में लिया गया है। ये तो बहुत ही बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल।
अद्भुत। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 35 पर, जी। जिसे मैं तो संसद की एक्सक्लूसिव शक्ति या सुपर पावर कहना पसंद करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है। इसका नियम बहुत सीधा है। कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। और इसका कारण फिर वही होगा, पूरे देश में एकरूपता। बिल्कुल। सोचिए, अगर अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी के लिए सजा तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाता तो गड़बड़ हो जाती। हाँ, हो सकता है एक राज्य में इसके लिए 6 महीने की सजा हो और दूसरे में सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना। ये तो इस गंभीर अपराध को कमजोर कर देता। बस अनुच्छेद 35 इसी तरह की विसंगतियों को रोकता है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य क्षेत्र आते हैं? मुझे याद है कुछ 4-5 हैं। हाँ, इसमें मुख्य रूप से 5 क्षेत्र हैं। बिल्कुल। पहला, सरकारी रोजगार के लिए निवास की शर्त तय करना, जो अनुच्छेद 16 से जुड़ा है। उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करना, जिसकी हमने अभी अनुच्छेद 33 में बात की। चौथा, मार्शल लॉ वाला होगा। सही, मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों के लिए क्षतिपूर्ति कानून बनाना, अनुच्छेद 34। और पांचवा, अस्पृश्यता और मानव तस्करी जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करना। इन सभी मामलों में कानून सिर्फ संसद बनाएगी और वो पूरे देश में एक समान लागू होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 33, 34, 35 इन तीनों को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई मेमोरी ट्रिक है इसके लिए? बिल्कुल, एक बहुत आसान ट्रिक है जो हमेशा काम आती है। SOP। हाँ, S से सोल्जर्स मतलब सैनिक। ये है अनुच्छेद 33 जो सैनिकों के अधिकारों से जुड़ा है। S फॉर सोल्जर्स, आर्टिकल 33। ठीक है। O से ऑर्डर मतलब व्यवस्था। ये है अनुच्छेद 34 जो मार्शल लॉ के जरिए बिगड़ी हुई व्यवस्था को बहाल करता है। तो O फॉर ऑर्डर, आर्टिकल 34। गॉट इट। और P से पार्लियामेंट मतलब संसद। ये है अनुच्छेद 35 जो इन मामलों में कानून बनाने की विशेष शक्ति सिर्फ संसद को देता है। SOP, सोल्जर्स, ऑर्डर, पार्लियामेंट, 33, 34, 35। ये शानदार है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोल्जर्स 33 ने ऑर्डर 34 बहाल किया, पार्लियामेंट 35 के कानून के तहत। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि संसद के पास अधिकारों को सीमित करने की कितनी शक्ति है, लेकिन चलिए अब एक ऐसे अधिकार की बात करते हैं जिसे संसद ने सीमित नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी श्रेणी ही बदल दी। हाँ, मौलिक से कानूनी बना दिया। मैं बात कर रहा हूं संपत्ति के अधिकार के नाटकीय सफर की। ये भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे, आप कह सकती हैं, नाटकीय अध्याय है। बिल्कुल। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। एक फंडामेंटल राइट, मतलब सरकार भी आपकी संपत्ति आपसे जबरदस्ती नहीं छीन सकती थी। हाँ, लेकिन आजादी के बाद देश को विकास की जरूरत थी। बांध बनाने थे, सड़कें बनानी थीं, उद्योगों के लिए जमीन चाहिए थी, और इसके लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण करना पड़ता था। और यहीं से टकराव शुरू हुआ। एक तरफ सरकार का विकास का एजेंडा और दूसरी तरफ नागरिकों का संपत्ति का मौलिक अधिकार। इसने संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक दशकों लंबी लड़ाई को जन्म दिया। और इस लड़ाई का अंत हुआ 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के साथ। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। हाँ, इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे संविधान के एक नए भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 300A के तहत डाल दिया। बिल्कुल। तो आज की स्थिति क्या है? आज संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये अधिकार अब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसे एक सरल इंग्लिश वाक्य में समझते हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाकर जमीन ले सकती है, पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी मनमर्जी से नहीं ले सकता। मतलब ये आपको सरकार के एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो सुरक्षा देता है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं। एकदम सही। अगर संसद ने कानून पास कर दिया तो आपकी जमीन ली जा सकती है। तो एक आम नागरिक के लिए क्या बदला? अगर सरकार उसकी जमीन लेती है तो क्या वो कोर्ट नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन अब रास्ता बदल गया है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, आपको अनुच्छेद 226 के तहत पहले हाई कोर्ट जाना होगा। और मुआवजे का क्या? कॉम्पेंसेशन? दूसरा बड़ा बदलाव वही है। अब मुआवजे की कोई गारंटी नहीं है। सरकार कानून के तहत जो राशि उचित समझती है, आमतौर पर वही देती है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार कभी भी किसी भी हालत में बिना गारंटी शुदा मुआवजे के जमीन ले सकती है? नहीं, और यहीं पर लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा ट्रैप छिपा है। अच्छा। हाँ, यही परीक्षक आपको फंसाने की कोशिश करता है। ये सोचना कि सरकार को कभी भी गारंटी शुदा मुआवजा नहीं देना पड़ता गलत है। तो आज भी ऐसी स्थितियां हैं? हाँ, आज भी संविधान में 2 ऐसी स्थितियां हैं जहां सरकार को अनिवार्य रूप से मुआवजा देना ही पड़ता है। अच्छा, तो पहला अपवाद क्या है? पहला अपवाद जुड़ा है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, अनुच्छेद 30। ठीक है। 44वें संशोधन ने ही ये जोड़ा कि यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे अनिवार्य रूप से ऐसा मुआवजा देना होगा जिससे उनके अधिकारों का हनन न हो। सरकार उन्हें मनमाना मुआवजा देकर किनारे नहीं कर सकती है। बिल्कुल। और दूसरा अपवाद, जो शायद परीक्षकों का पसंदीदा सवाल होगा, बिल्कुल, वो है व्यक्तिगत खेती की भूमि से जुड़ा अनुच्छेद 31A। इसमें क्या है? यदि राज्य किसी व्यक्ति की उस भूमि का अधिग्रहण करता है जो उसकी व्यक्ति खेती के तहत है और वो भूमि सीलिंग सीमा के भीतर है, तो राज्य को बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देना अनिवार्य है। ये किसानों को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। हाँ, जिसे हटाया नहीं गया है। तो ये 2 अपवाद याद रखना बेहद जरूरी हैं। अल्पसंख्यक संस्थान और सीलिंग सीमा के भीतर व्यक्तिगत खेती की जमीन, इन दोनों मामलों में मुआवजे की गारंटी है। बिल्कुल, यह वो बारीक नुक्ता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम 10 शब्दों में समेटें तो क्या कहेंगे? सारांश ये है, अनुशासन और व्यवस्था के लिए अधिकार झुकते हैं, संपत्ति मौलिक नहीं कानूनी है। वाओ। और ये भी याद रखें कि अनुच्छेद 35 ये सुनिश्चित करता है कि आपके मौलिक अधिकारों पर कानून केरल से लेकर कश्मीर तक एक समान हो। यह एक बेहतरीन सारांश है। आज हमने देखा कि कैसे राष्ट्रहित और अनुशासन के नाम पर अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या उनकी प्रकृति को बदला जा सकता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? जब संसद सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कोई कानून बनाती है, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून, हाँ, तो क्या खुद सार्वजनिक हित की परिभाषा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आनी चाहिए? एक लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक प्रगति के बीच की ये महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सोचिए, क्या संसद कोई कानून बनाकर एक जादुई बक्से में छिपा सकती है? एक ऐसा बक्सा जिसे अदालत की नजर भी न छू सके। और सरकार बस इतना कहे, जनाब ये कानून तो हमारे जादुई बक्से में है, आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। सुनने में किसी तानाशाही देश की कहानी लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन ये कहानी दशकों तक हमारे अपने भारत की हकीकत थी। और इस जादुई बक्से का एक ऑफिशियल नाम भी था, 9वीं अनुसूची, AKA द 9th शेड्यूल। एक ऐसी लोहे की तिजोरी जिससे कोई भेद नहीं सकता था, जब तक कि 2007 में IR कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा नहीं चलाया। तो चलिए आज संविधान की इन 3 अदृश्य ढालों, आर्टिकल्स 31A, 31B और 31C के रहस्य को इस तरह समझते हैं कि एग्जाम में कोई भी ट्रैप आपको फंसा ना सके। बिल्कुल। तो पहली ढाल से शुरू करते हैं, आर्टिकल 31A। इसे कृषि संबंधी ढाल या द अग्रेरियन शील्ड भी कहते हैं। यह है क्या और आखिर बचाती किसे है? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी खत्म करना। अमीर जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और करोड़ों किसान मतलब भूमिहीन थे। तो सरकार जब भूमि सुधार कानून लाई तो जमींदार कोर्ट पहुंच गए, ये कहकर कि सरकार हमारी संपत्ति छीन रही है, जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। एग्जैक्टली। उन्होंने आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, इन्हीं का हवाला दिया। इसी समस्या से निपटने के लिए संविधान में पहली ढाल डाली गई आर्टिकल 31A। अच्छा। ये साफ साफ कहता है कि अगर सरकार 5 खास तरह के कानून बनाती है तो उन्हें आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वो 5 श्रेणियां कौन सी हैं? चलिए इन्हें डिकोड करते हैं, क्योंकि UPSC इन्हीं की डिटेल्स में फंसाता है। बिल्कुल। पहली श्रेणी है एस्टेट्स का अधिग्रहण। आसान भाषा में जमींदारी जैसी बड़ी बड़ी जागीरों को और उनसे जुड़े हक को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेना। ठीक है। दूसरी, किसी भी संपत्ति का मैनेजमेंट अस्थायी रूप से जनहित में अपने हाथ में लेना।
एक मिनट, मतलब सरकार किसी घाटे में चल रही कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती है, ये कहकर कि ये जनहित में है। हाँ बिल्कुल, अस्थायी तौर पर। ओके। तीसरी श्रेणी है 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों का अमेलगमेशन यानी विलय करना। जैसे मान लीजिए 2 बैंक डूब रहे हैं, तो जनहित में सरकार उन्हें मिलाकर एक नया मजबूत बैंक बना सकती है। समझ गया। चौथी, कंपनियों के डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के अधिकारों को खत्म करना या उनमें बदलाव करना। और पांचवी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, माइनिंग लीजेस यानी खनन के पट्टों को रद्द करना या उनकी शर्तों में बदलाव करना। तो ये 5 श्रेणियां हो गई। हाँ। यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हर एस्पिरेंट के मन में होगा। पूछिए। क्या कोई भी राज्य सरकार इनमें से किसी भी विषय पर कानून बना दे और उसे ये सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी? और यही है पहला और सबसे बड़ा यूपीएससी ट्रैप। अच्छा। जवाब है नहीं। आर्टिकल 31 एक ही ये ढाल किसी भी राज्य के कानून को तब तक नहीं बचाती जब तक उस कानून को राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंट्स असेंट के लिए आरक्षित न किया गया हो और उनकी सहमति मिल न जाए। ये लाइन प्रीलिम्स के लिए गोल्ड है। बिल्कुल, इसे रट लीजिए। ठीक है, तो 31A एक खास ढाल है जो सिर्फ 5 मामलों में और सिर्फ 2 मौलिक अधिकारों से बचाती है। लेकिन मुझे लगता है सरकार को ये ढाल काफी नहीं लगी होगी, उन्हें एक सुपर ढाल की जरूरत महसूस हुई होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। सरकार को लगा कि ये ढाल काफी नहीं है क्योंकि इसे सिर्फ आर्टिकल 14 और 19 से ही सुरक्षा मिलती थी। उन्हें एक ऐसी सुपर ढाल या कहें कि एक लोहे की तिजोरी चाहिए थी जिसे कोई भी किसी भी आधार पर भेद न सके। और यहीं से कहानी शुरू होती है आर्टिकल 31B की। आर्टिकल 31B और उस जादुई बक्से यानी 9वीं अनुसूची की। यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया हूँ। अगर 31A पहले से ही भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए था, तो फिर पहले ही संशोधन में 31B जैसा इतना शक्तिशाली प्रावधान लाने की क्या जरूरत अन पड़ी? बहुत गहरा सवाल है। क्या सरकार को पहले से ही अंदाजा था कि उसके कानून लगभग हर मौलिक अधिकार को चुनौती दे सकते हैं? देखिए, 31A भविष्य के कानूनों को एक सिद्धांत के तौर पे बचाता है, लेकिन 31B एक सूची है, एक लिस्ट। ओके। ये कहता है कि इस लिस्ट में यानी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया गया उसे भारत के किसी भी कोर्ट में किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी मतलब आर्टिकल 14, 19 के अलावा आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता, सबसे? हाँ, सबसे। ये तो अनलिमिटेड पावर हो गई। हाँ, सभी मौलिक अधिकारों से, यही इसका सुपर पावर है। बाप रे। 31A का दायरा संकीर्ण है, सिर्फ 5 श्रेणियां। 31B का दायरा असीमित है, इसमें तमिलनाडु के आरक्षण कानून से लेकर इंडस्ट्रीज से जुड़े कानून तक कुछ भी डाला जा सकता है। थे आज 282 से भी ज्यादा कानून इसमें बंद है। 282? ये तो लोकतंत्र पर एक तरह का ग्रहण लगाने जैसा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज इन 282 कानूनों को कोई छू भी नहीं सकता, उन्हें 100% इम्यूनिटी मिली हुई है। और अब हम आ गए हैं उस लक्ष्मीकांत ट्रैप पर जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बताइए। इसका सीधा जवाब है नहीं। आज ये लोहे की तिजोरी पूरी तरह से अभेद या सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चाबी ढूंढ निकाल ली है। वो कैसे? ये तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसके लिए एक तारीख अपने दिमाग में छाप लीजिए, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973? ये कोई आम तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब केशवानंद भारती केस का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ब्रह्मास्त्र चलाया था। बिल्कुल। तो इस तारीख का 9वीं अनुसूची की तिजोरी से क्या लेना देना है? केस 2007 में इस पर आखिरी मोहर लगाते हुए कहा। क्या कहा? कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून इस तिजोरी में डाल दिए गए सो डाल दिए गए, वो सुरक्षित हैं, हम अतीत में नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस तारीख के बाद अगर संसद कोई भी कानून इस अनुसूची में डालती है तो उस पर अदालत की नजर रहेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से नियम बदल गए। हाँ, ये तो संविधान में एक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा हुआ। बिल्कुल सही कहा। और कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद डाला गया कोई कानून संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, जैसे कि आर्टिकल 14, 19 या 21, हाँ, समानता, स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। वाह। आर कोहेलियो केस ने असल में संसद से वो जादुई बक्से में कुछ भी छिपा देने की शक्ति ही छीन ली। मतलब आप बक्सा बना सकते हैं पर उसकी एक चाबी हमेशा सुप्रीम कोर्ट की जेब में रहेगी। और वो चाबी है बुनियादी ढांचा। वाह।
मतलब न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू खुद संविधान की आत्मा का रक्षक बन गया। सही। अब आते हैं तीसरी और आखिरी ढाल पर, आर्टिकल 31C। ये क्या भला है? इसे समाजवादी ढाल क्यों कहते हैं? अगर 31B हर तरह के कानून को बचाने वाली एक भारी भरकम ढाल थी, तो 31C एक खास मकसद के लिए बनाई गई तलवार थी। अच्छा। इसका लक्ष्य था समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना। इसे 25वें संशोधन 1971 द्वारा लाया गया था। ठीक है। ये ढाल उन कानूनों को आर्टिकल 14 और 19 से बचाती है जो नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP के 2 खास आर्टिकल लागू करने के लिए बने हैं। और वो 2 आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 39B और 39C। ये 39B और 39C क्या हैं? आसान भाषा में समझाइए। जरूर। आर्टिकल 39B का मतलब है कि देश की दौलत जैसे कि जमीन, जंगल, खदानें कुछ चंद लोगों की तिजोरी में बंद न रह जाएं, बल्कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यानी संसाधनों का समान वितरण। बिल्कुल। और 39C कहता है कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हो कि पैसा और दौलत बनाने के साधन कुछ ही हाथों में इकट्ठे न हो जाएं। लेकिन इस आर्टिकल को लेकर तो संसद और न्यायपालिका के बीच एक महासंग्राम छिड़ गया था। ये किसी शतरंज के खेल जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेस गेम था। अच्छा। संसद ने 1971 में 25th अमेंडमेंट से अपना पहला मोहरा आगे बढ़ाया और कहा चेक। उन्होंने कहा कि 39B और C को लागू करने वाले कानून मौलिक अधिकारों से ऊपर है। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बचाव किया होगा। हाँ, कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि ये DPSP जरूरी है, लेकिन हम न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हम ये जरूर देखेंगे कि आपका कानून सच में इन आर्टिकल्स को लागू करने के लिए बना है या आप इसके बहाने कुछ और कर रहे हैं। इसके बाद तो संसद ने जवाबी हमला किया होगा। इमरजेंसी का दौर था। और क्या जबरदस्त जवाबी हमला था। 1976 में 42वें संशोधन से, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, संसद ने लगभग शह और मात की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ 39B और C ही नहीं, बल्कि सभी DPSP को लागू करने वाले कानून मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता पाएंगे। सभी DPSPs को? हाँ, सभी। ये संविधान के संतुलन को पूरी तरह बदलने की कोशिश थी। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का पलटवार। 1980 में मिनोवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाजी ही पलट दी। क्या किया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। मौलिक अधिकार और DPSP संविधान रूपी रथ के 2 पहिए हैं। आप एक पहिए को दूसरे से बहुत बड़ा नहीं कर सकते। वाह। कोर्ट ने 42वें संविधान के उस हिस्से को रद्द कर दिया। तो आज की स्थिति ये है कि आर्टिकल 31C की ढाल सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने वाले कानूनों के लिए ही उपलब्ध है। ये सब समझने के बाद एक बात साफ होती है कि हमारे मौलिक अधिकार उतने भी असीमित नहीं है जितनी उनकी तारीफ होती है। सही। उन पर बहुत सारी सीमाएं हैं। आलोचक भी तो यही कहते हैं। बिल्कुल। और ये मेंस के लिए एक बहुत जरूरी विषय है। तो इसे याद कैसे रखा जाए? इन आलोचनाओं को याद रखने का एक मास्टर की है, एक शब्द NO पीस। NO पीस। हाँ, इस एक शब्द से आप सारे 7 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। NO पीस, ये कैसे काम करता है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, N से नो सोशल इकोनॉमिक राइट्स। हमारे मौलिक अधिकारों में काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार जैसी बातें नहीं है जो एक समाजवादी देश के लिए जरूरी मानी जाती हैं। ठीक है। O से ऑर्डिनरी लॉज कैन चेंज देम। ये स्थायी नहीं है। संसद जब चाहे इन्हें बदल सकती है, जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। P से क्या है? P से 2 चीजें हैं। पहला, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। भारत अकेला ऐसा लोकतंत्र है जिसके संविधान में ये लिखा है कि सरकार शक के आधार पर किसी को बिना मुकदमे के हिरासत में ले सकती है। ये राज्य को बहुत बड़ी शक्ति देता है। और दूसरा P? दूसरा P है पैराडाइज फॉर लॉयर्स। हमारे संविधान की भाषा जैसे लोक व्यवस्था, उचित प्रतिबंध इतनी जटिल है कि आम आदमी के लिए इसे समझना नामुमकिन है। ये वकीलों का स्वर्ग बन गया है। EACE ये क्या है? E से एक्सपेंसिव रेमेडी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना बहुत महंगा है। सही बात है। A से एब्सोल्यूट नो, यानी ये अधिकार असीमित नहीं है। इन पर इतनी सीमाएं हैं कि आलोचक कहते हैं कि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे से वापस ले लेता है।
अच्छा, सी से क्लैरिटी मिसिंग, भाषा बहुत अस्पष्ट है। और आखिरी ई। और आखिरी ई से इमरजेंसी सस्पेंशन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। कमाल है। NOPs, इस एक शब्द ने तो पूरा चैप्टर ही समेट दिया। ये तो सच में एक बेहतरीन रिटेंशन हैक है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारे मौलिक अधिकार निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है। वे एक जीवित दस्तावेज का हिस्सा है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों और समाज की जरूरतों के बीच एक लगातार संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और शायद यही संतुलन भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। राइट जरूरी हैं, पर उन्हें देश और समाज की बड़ी जरूरतों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होता है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने आज मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है, क्या भविष्य में खुद सुप्रीम कोर्ट उसकी परिभाषा बदल सकता है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे अधिकारों का भविष्य क्या होगा? सोचिएगा जरूर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक ऐसा सुपर हीरो आर्टिकल है जिसके बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द रह जाते हैं? हाँ, एक ऐसा अधिकार जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल। और आज हम उसी सुपर हीरो और उसकी पूरी टीम यानी हमारे मौलिक अधिकारों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। एकदम। हमारे सामने ये बेहतरीन नोट्स हैं और आज हमारा मिशन है इनके हर एक बिंदु को, हर आर्टिकल को इस तरह डिकोड करना कि ये सीधे दिमाग में छप जाए। हम समझेंगे कि ये क्यों मायने रखते हैं और UPSC परीक्षा में पेज कहाँ है। तो चलिए सीधी बात करते हैं। पहला सवाल जो किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, ये मौलिक अधिकार इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ कानून की किताब में लिखे कुछ नियम क्यों नहीं है? बेहतरीन सवाल। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है, उसकी नींव है। नींव? हाँ, हमारे नोट्स में पहला बिंदु यही है, लोकतंत्र का आधार, बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि ये कानून के शासन की स्थापना करते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति या पार्टी के शासन की। अच्छा, इसे आसान बनाने के लिए क्या हम इसे एक स्कूल की तरह समझ सकते हैं? स्कूल कैसे? मतलब जैसे स्कूल प्रिंसिपल की मर्जी से नहीं, बल्कि स्कूल के तय नियमों से चलता है और हर छात्र के पास कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें प्रिंसिपल भी नहीं छीन सकता। क्या ये वैसी ही बात है? हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं से दूसरा पॉइंट निकलता है, तानाशाही पर रोक, चेक ऑन टिरेनी। मतलब ये सरकार को एक ब्लैंक चेक नहीं देते? बिल्कुल नहीं, ये सरकार को असीमित शक्ति देने से रोकते हैं। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों को छीन ले। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। और ये सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि समाज के बहुमत से भी बचाते हैं ना? बिल्कुल। और ये तीसरा बिंदु है, अल्पसंख्यकों की ढाल, माइनॉरिटी शील्ड। ये अधिकार समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करते हैं ताकि बहुसंख्यक वर्ग उन पर हावी ना हो सकें। और आखिर में चौथा, व्यक्ति की गरिमा। हाँ, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है। तो इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे नोट्स में ये साफ साफ लिखा है और मैं सभी एस्पिरेंट्स से कहूंगा कि इस शब्द को अपने दिमाग में बिठा लें, राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एकदम। ये कीवर्ड सीधा मेंस के उत्तर में लिखने वाला है। अब इतने सारे अधिकार हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए? हाँ, ये तो एक बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए हमारे पास एक मजेदार मेमोरी हैक है, एक सीक्रेट कोड। अच्छा, सीक्रेट कोड बताइए, क्या है? कोड है EFERCR। EFERCR सुनने में तो मजेदार लग रहा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ठीक है, तो पहला E आप बताइए। पहला E होगा इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। बहुत बढ़िया। फिर आता है F से फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। अगला E है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। उसके बाद है R फॉर रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। फिर आता है C संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। और आखिर में हमारा सुपर हीरो R राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। EFERCR, ये तो काफी आसान है। आसान है, लेकिन यहीं पर यूपीएससी एक ट्रैप सेट करता है, एक बहुत बड़ा ट्रैप। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं। पहले एक और अधिकार हुआ करता था ना? बिल्कुल, संपत्ति का अधिकार। राइट। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44th संविधान संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। और अब वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। हाँ, अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है, Which of the following is not a fundamental right? और पहला ऑप्शन यही होता है। ये क्लासिक ट्रैप है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए इन श्रेणियों को और विस्तार से देखते हैं। हमारी चीट शीट के हिसाब से पहली श्रेणी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं। ठीक है। अगला आर्टिकल 15, ये भेदभाव पर रोक लगाता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर। हाँ, यानी किसी को दुकान, होटल या कुएं का इस्तेमाल करने से इन आधारों पर नहीं रोक सकते। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल, यानी सरकारी नौकरी के लिए सभी को बराबर मौका मिलेगा। हाँ, इसमें आरक्षण जैसे कुछ अपवाद हैं जो सामाजिक न्याय के लिए हैं। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जिस पर हमारे नोट्स में भी स्टार लगा है, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। हाँ, और नोट्स में एक और शब्द लिखा है, एब्सोल्यूट राइट। ये एब्सोल्यूट राइट वाली बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। हमारे ज्यादातर मौलिक अधिकारों पर तो कुछ उचित प्रतिबंध या एक्सेप्शंस होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें कोई लेकिन या अगर की गुंजाइश ही नहीं है? बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, इसका कोई अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता या छुआछूत का किसी भी रूप में अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध है, पीरियड। संविधान निर्माता इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई लूपहोल नहीं छोड़ा। समझ गया। और इस श्रेणी का आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। हाँ, अब कोई अपने नाम के आगे राजा, महाराजा जैसी उपाधियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर या जनरल, वो अलग है। बहुत अच्छे। तो ये हुई समानता की बात। अब चलते हैं हमारी अगली श्रेणी पर, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। ये तो अधिकारों का एक पूरा गुलदस्ता है। बिल्कुल, आर्टिकल 19 अकेले ही हमें 6 तरह की आजादी की गारंटी देता है। भाषण की, सभा करने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की, और कोई भी पेशा या व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता। देखिए, हम और आप जो आज ये चर्चा कर पा रहे हैं, ये भी आर्टिकल 19 की ही देन है, हमारी बोलने की आजादी। लेकिन ये आजादियां असीमित नहीं है ना? यहीं पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, लेकिन ये उचित कौन तय करता है? मेरा भी यही सवाल था। क्या सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी कहकर रोक लगा सकती है? नहीं, ये उचित है या नहीं, इसका अंतिम फैसला न्यायपालिका करती है। सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ये देखती है कि क्या प्रतिबंध सच में जरूरी था। अच्छा, तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। अगला है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नो डबल जेपडी, मतलब एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सही है। और अब आता है शायद सबसे ज्यादा विकसित होने वाला आर्टिकल, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारे नोट्स में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया है, पर इसके पीछे एक पूरी क्रांति छिपी है। क्रांति? वो कैसे? देखिए, 1978 के मेनका गांधी केस से पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार था, कि कोई आपकी जान नहीं ले सकता बिना कानूनी प्रक्रिया के। हाँ, लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान के साथ जीना है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह इंटरप्रेट किया गया। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल जैसे दर्जनों अधिकार निकले। वाह, ये तो सच में क्रांति है। एक आर्टिकल आज 100 अधिकारों के बराबर है। और इसी के साथ जुड़ा है आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। हाँ, और परीक्षा के लिए ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। बिल्कुल। और इस श्रेणी का आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 22, जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। बेहतरीन। तो समानता और स्वतंत्रता ये तो हो गए, लेकिन क्या सिर्फ ये 2 अधिकार काफी हैं, खासकर उस समाज में जहां शोषण एक हकीकत रहा हो? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए हमारे संविधान निर्माता शोषण पर सीधा प्रहार करते हैं। हाँ, अगले सेट ऑफ राइट्स में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल्स 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बेगार और किसी भी तरह के जबरदस्त श्रम पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाता है। इसके बाद आती है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल्स 25 से 28। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ये दोनों मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करते हैं। और आखिरी 2 अधिकार संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हैं, जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए हैं। हाँ, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। तो ये थे हमारे अधिकार EFERC। लेकिन एक मिनट, हमने आखिरी यार की बात तो की ही नहीं। हमने अधिकारों की बात कर ली, पर अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? हम कहां जाएंगे? और यहीं पर हमारे सुपर हीरो की ग्रैंड एंट्री होती है, संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल। इसके बिना बाकी सब अधिकार अर्थहीन है। इसका काम क्या है? ये इतना खास क्यों है? इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाएं। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, मतलब उपचार का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। और यहाँ एक और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे नोट्स में भी लिखा है SC मस्ट डिफेंड दीज राइट्स, नॉट डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करने से मना नहीं कर सकता। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका विवेक नहीं। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 शक्तिशाली उपकरण हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं। हाँ, रिट्स, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए इन 5 उपकरणों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। और अगर हिरासत अवैध पाई जाती है तो उसे तुरंत रिहा करना पड़ता है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। ठीक है। दूसरा है मैंडमस, परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, जैसे पासपोर्ट ऑफिसर पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा हो, हाँ, बिना किसी वैध कारण के, तो कोर्ट उसे अपना काम करने का आदेश दे सकता है। ये सरकारी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। अच्छा, तो ये काम करवाने के लिए है। जी। तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका मतलब है रोकना। हाँ, ये रिट एक ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है ताकि उसे ऐसे मामले पर सुनवाई करने से रोका जा सके जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसा। बिल्कुल, गलती होने से पहले ही रोक देना। तो फिर चौथे वाले सर्सियोरारी यानी उत्प्रेषण में क्या फर्क है? वो भी तो कुछ ऐसा ही करता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फर्क बस टाइमिंग का है। प्रोहिबिशन किसी कार्यवाही को होने से पहले रोकता है और सरसुरारी हो जाने के बाद उसे सुधारता है। एकदम सही। सर्सियोरारी के जरिए ऊपरी अदालत उस मामले को अपने पास मंगा सकती है या निचली अदालत के फैसले को ही रद्द कर सकती है। तो एक रोकता है, दूसरा सुधारता है। प्रिवेंशन वर्सेस क्योर, अब साफ हो गया। और 5वां और आखिरी उपकरण है क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है या किस अधिकार से। ये कब इस्तेमाल होता है?
मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से काबिज हो गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। अगर वो अपना अधिकार साबित नहीं कर पाता तो उसे पद से हटा दिया जाता है। तो ये है वो 5 रिट्स जो आर्टिकल 32 को इतनी शक्ति देते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों को असली मायनों में लागू करने योग्य बनाते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। ये सरकार पर अंकुश लगाते हैं, नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करते हैं। और आर्टिकल 32 वह दिल है जो इस धड़कन को जिंदा रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि अधिकार सिर्फ खूबसूरत शब्द न बनकर रह जाएं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बने जिसे कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर लागू करवा सकता है। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, जहां संविधान नागरिकों को इतने शक्तिशाली अधिकार देता है, क्या अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए? अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संतुलन क्या है, इस पर सोचिएगा।